नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से एक चैप्टर जिसका नाम है संस्कृति। यह आपके गद्य खंड का लास्ट चैप्टर है और इसके लेखक हैं भदंत आनंद कौसल्यानंद। तो चलिए अब हम सीधे चैप्टर की तरफ चलते हैं। इस पाठ में लेखक ने संस्कृति और सभ्यता में अंतर बताने का प्रयास किया है और इन दोनों शब्दों का वास्तविक अर्थ समझाने की कोशिश की है। लेखक के अनुसार जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द हैं सभ्यता और संस्कृति। हम अपने जीवन में कई बार इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन इनका वास्तविक अर्थ क्या हम समझ पाते हैं? इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, जैसे कि सभ्यता के साथ लग गया भौतिक सभ्यता, आध्यात्मिक सभ्यता, तो फिर ये शब्द समझने और भी कठिन हो जाते हैं कि आखिर ये संस्कृति है क्या, ये सभ्यता है क्या, सभ्यता के प्रकार है क्या। तो इन्हीं चीज़ों को लेखक ने इस पाठ में उदाहरणों के माध्यम से अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है। कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था। साक्षात मतलब सामना नहीं हुआ था, मतलब किसी ने आग को देखा ही नहीं था, कोई आग के बारे में जानता ही नहीं था। तब फिर आज जो घरों घर चूल्हा जलता है, जो हम आग से जो भी हम काम करते हैं, तो वो हम कैसे करते हैं? तो जिस आदमी ने पहले आग का आविष्कार किया होगा, सोचिए वह कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा। आविष्कर्ता अर्थात जिसने उस आग का आविष्कार किया, खोज की। तो अथवा कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय नहीं था, इंसान नहीं जानता था कि वस्त्र को जोड़कर एक साथ हम पहनने के लिए वस्त्र बना सकते हैं, उन्हें सिला जा सकता है और लोहे के एक टुकड़े को घिसकर सुई का रूप देकर उसके एक सिरे को छेद कर उस छेद में धागा पिरोकर हम कपड़े के दो टुकड़ों को एक साथ जोड़ सकते हैं। तो सोचिए कि जिसने ये काम पहली बार किया होगा वो भी कितना बड़ा आविष्कर्ता या आविष्कारक होगा। तो लेखक के अनुसार आप इन दो उदाहरणों पर विचार कीजिए। पहले उदाहरण में एक चीज है, मतलब देखिए दोनों उदाहरणों को हम पहले अलग अलग देखते हैं। पहले उदाहरण में पहली चीज है किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज है आग का आविष्कार। इसी प्रकार दूसरे सुई धागे के उदाहरण में एक चीज है सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति और दूसरी चीज है सुई धागे का आविष्कार। जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का व सुई धागे का आविष्कार हुआ है वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति, और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ जो चीज उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की उसका नाम है सभ्यता। जिस व्यक्ति में पहली चीज जितनी अधिक व जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी वह व्यक्ति उतना ही अधिक और वैसा ही परिष्कृत आविष्कर्ता होगा। तो देखें यहाँ पे परिष्कृत का अर्थ होता है शुद्ध किया हुआ, साफ किया हुआ या सुधार किया हुआ। तो यहाँ पे लेखक ये बताना चाहते हैं कि जब भी इंसान को किसी चीज की आवश्यकता होती है, देखिए एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर लेखक ये बताना चाहते हैं कि जब मनुष्य को किसी चीज की आवश्यकता होती है तो वह उसका आविष्कार कर लेता है। मान लो कि मनुष्य को भूख लगती है तो वह आग का आविष्कार करना उसके लिए जरूरी हो गया, और उसने पत्थर से पत्थर को रगड़ा और कोई गर्म सी चीज निकली, उसको धीरे से समझ में आया कि ये क्या है, इसमें पकाने से भोजन खाने लायक होता है या जो भी है, और आग का आविष्कार हुआ। उस आविष्कार को हमारी संतान ने ग्रहण किया और आने वाली पीढ़ी ने ग्रहण किया और उसमें और अनेक संशोधन किए, सुधार किए। जैसे कि अब वो आग हमारे गैस चूल्हे में जलती है या हमारे हीटर में जलती है। तो ठीक उसी तरह सुई धागे का आविष्कार है। तो सुई धागे के लिए जैसे कि इंसान को जब गर्मी या ठंड का एहसास हुआ तब उसे लगा कि उसे वस्त्र पहनने चाहिए, और वस्त्र पहनने के लिए उसे पहनने योग्य बनाने के लिए उसे सीने की आवश्यकता हुई होगी। तो उसके दिमाग में आया होगा कि लोहे के कोई चीज़ को हम घिसकर उसमें छेद करके और धागा डालकर
हम उस कपड़े को पहनने लायक बना सकते हैं, और इस तरह सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। तो ये जो आविष्कार है, जो भी व्यक्ति ने जो आविष्कार किए शुरुआत में, वो व्यक्ति कहलाएंगे सुसंस्कृत, संस्कृत व्यक्ति। अब जो संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करते हैं, लेकिन उसकी संतान को वह अनायास ही प्राप्त हो जाती है। अनायास मतलब बिना प्रयास के। तो अब उस लेकिन प्राप्त करने के बाद भी हमारी संतति फिर क्या है, वो आराम से नहीं बैठेगी, वो उस चीज में और सुधार करेगी, और पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें सुधार चलता जाएगा। यह है सभ्यता। तो संस्कृत और सभ्यता, इन दो में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। जैसे कि आग के लिए उस व्यक्ति के मन में आया तो वह वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है, या सुई धागे के लिए या किसी भी चीज के लिए पहली बार जो तथ्य किसी व्यक्ति के मन में आया, वह वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं बन पाएगा। मतलब वो उस चीज को अगर आगे बढ़ाता है तो वह सभ्य कहलाएगा, संस्कृत नहीं कहलाएगा। अब जैसे कि हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का उदाहरण लेते हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की, तो वह एक संस्कृत मानव था। बाद में आज गुरुत्वाकर्षण से सभी लोग परिचित हैं, और इस गुरुत्वाकर्षण के ऊपर बहुत सारी खोज हुई, बहुत सारे परिणाम घोषित हुए, लेकिन बाद के ये सारे लोग सभ्य कहलाएंगे। संस्कृत यहाँ पर सिर्फ न्यूटन ही है, क्योंकि खोज तो उन्होंने की, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है, जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। मतलब ये कहा जा रहा है कि न्यूटन ने खोज तो की थी गुरुत्वाकर्षण की, पर उस समय वो गुरुत्वाकर्षण के और लाभ नहीं ले पाए थे, जो लाभ अब हम ले रहे हैं। आज के जो वैज्ञानिक उस गुरुत्वाकर्षण नियम को अपनाकर जो लाभ ले रहे हैं, वो सभ्य हैं, वो अधिक सभ्य हैं, लेकिन संस्कृत हमेशा न्यूटन ही रहेंगे। आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही। देखिए, जैसा कि पहले हमने कहा था कि किसी भी चीज की खोज होती है जब हमें उसकी आवश्यकता होती है। जब इंसान को भूख लगी, पेट की ज्वाला एक कारण रही, उसने आग की खोज की। सुई धागे के आविष्कार में शीतोष्ण मतलब ठंडा गर्म, उससे बचने के लिए इंसान ने वस्त्र को सीने का प्रयास किया और सुई धागे की खोज हुई। अब कल्पना कीजिए कि एक आदमी जिसका पेट भी भरा हुआ है और जिसका तन भी ढका हुआ है, अर्थात उसे वस्त्र भी मिल गया है, भोजन भी मिल गया है, लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया है और रात के जगमगाते तारों को देखता है, तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वो अब ये जानना चाहता है कि ये मोतियों से भरा थाल क्या है। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। लेखक ये कहना चाहते हैं कि मात्र ये दो कारण ही नहीं जो किसी को आविष्कार करने के लिए मजबूर करे, बल्कि कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो निठल्ले नहीं बैठ सकते, और हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे ही संस्कृत आदमियों से मिला है। एक्चुअल में इनकी जो चेतना होती है, इन पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहता है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा हमें मनुष्यों या विद्वानों से भी मिलता है। मनीषियों का अर्थ है विद्वानों से। ये विद्वान ऐसे होते हैं कि जिनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है नई नई चीज़ों को देखकर, और इनकी वजह से भी हमें बहुत बड़ा एक संस्कृत का अंश हमारे समाज को मिलता है, जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं, बल्कि उनके अपने अंदर की सहज संस्कृति के कारण ही प्राप्त किया है। मतलब उनके अंदर एक प्रेरणा होती है खोज करने की, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं होती, न वो भूखे होते हैं न वो निर्वस्त्र हैं, लेकिन तब भी वो खोज करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक प्रेरणा है, एक चेतना है। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो इस तरह से 3 कारण यहाँ पर लेखक ने अब तक बता दिए सुसंस्कृत होने के। रात के तारों को देखकर न सो सकने वाला मनीषी हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरस्कर्ता था। भौतिक प्रेरणा ज्ञानेप्सा
फिर से लेखक यहाँ पर कहते हैं कि किसी भी चीज की भौतिक प्रेरणा या ज्ञान प्राप्ति की इच्छा, क्या अब ये दो कारण ही हैं जो मानव संस्कृति के माता पिता हैं, या कोई और भी कारण है जिससे मनुष्य खोज करता है? तो अब देखिए, एक कारण यहाँ पर लेखक और बता रहे हैं कि दूसरे के मुंह में कौर डालने के लिए जो अपने मुंह का कौर छोड़ देता है, अर्थात खुद भूखा रहकर अपना भोजन किसी और को करा देता है, उसके अंदर ऐसी कौन सी भावना होती है? एक माँ होती है जो अपने बीमार बच्चे को लेकर सारी रात बैठी होती है, तो उसके अंदर ऐसी कौन सी भावना होती है? या फिर जो लेनिन थे, रूस के भाग्य विधाता कहलाते हैं जो, वो क्या, उन्होंने क्या किया था? अपने डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े भूखे होकर भी स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया? ऐसी कौन सी भावना थी उनके मन में? या फिर जो कार्ल मार्क्स थे, जिन्होंने मजदूरों को सुखी देखने के लिए अपना सारा जीवन दुख में बिताया। इसी तरह जो सिद्धार्थ थे, गौतम बुद्ध, उन्होंने अपने समस्त सुखों का त्याग कर दिया। उनके मन में ऐसी कौन सी भावना थी? तो इन सब से बढ़कर इन सब के मन में थी मानवता, ममता, प्रेम की भावना। तो ये भावना भी है जो कि मनुष्य को संस्कृत बनाती है। अर्थात दो चीज़ों के अलावा, एक तो भौतिक चीज़ों की इच्छा, एक ज्ञानेप्सा, इन दो चीज़ों के अलावा ये मानवता, प्रेम और ममता की जो भावना है, ये भी मनुष्य को सुसंस्कृत बनाती है। हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है, वह भी संस्कृति है। जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है, वह भी संस्कृति है। और जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है, वह भी संस्कृति है। देखिए, यहाँ पर ये जो संस्कृति है, तीनों प्रकार की संस्कृति मानव समाज और देश के लिए, मानवता के लिए कल्याणकारी है। और सभ्यता क्या है? इसी संस्कृति को जब हम आगे बढ़ाते हैं, इसमें डेवलपमेंट या विकास करते हैं, तो उसका परिणाम होता है सभ्यता। जैसे कि हमने आग में पकाना, आग का आविष्कार हुआ, आग में पकाना सीख लिया, अब उससे हमने भांति भांति के व्यंजन बनाए, आग का और अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। तो ये सब क्या हो गया? हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, मतलब वस्त्र सीना तो सीख लिया, अब उससे हमने दुनिया भर के डिज़ाइनर कपड़े तैयार किए और हमारा पहनावा ही बदल गया, हमारे आवागमन के साधन बदल गए, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके, इन सब के लिए ये सब हमारी सभ्यता है जो इस संस्कृति के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। मानव की जो योग्यता उससे आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, क्या हम उसे संस्कृति कहेंगे? नहीं, लेखक के अनुसार वह संस्कृति नहीं है। वह क्या कहलाएगी? असंस्कृति। लेखक कहते हैं कि जो भी आविष्कार मानव कल्याण के लिए नहीं है, वह हम उसे संस्कृति नहीं कह सकते। तो क्या यहाँ पर यदि हम बम का आविष्कार करते हैं या फिर हम ऐसी चीज़ों का जो कि विनाशकारी हैं तो आविष्कार करते हैं, तो क्या वह संस्कृति होगी? नहीं, वह लेखक के अनुसार असंस्कृति कहलाएगी। और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्म विनाश में जुटा हुआ है, जिन्हें हम सभ्यता समझें असभ्यता, निश्चित ही असभ्यता। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाए तो वह असंस्कृति होकर ही रहेगी, और ऐसा संस्कृति का अवश्यंभावी परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा? तो लेखक कहते हैं कि ऐसी संस्कृति जिसका लोक कल्याण से दूर दूर तक नाता नहीं है, वह असंस्कृति है, और उसका जो डेवलपमेंट या विकास है वो असभ्यता है। संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है, वह न संस्कृति है न रक्षणीय वस्तु। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज को पकड़कर बैठा नहीं जा सकता। मानव ने जब जब प्रज्ञा और मैत्री भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की जरूरत है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, और उसमें जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याणकर की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं, स्थायी भी है। अर्थात कुल मिलाकर लेखक यहाँ पर यह कह रहे हैं कि जिस खोज का परिणाम लोक कल्याण की भावना से जुड़ा हुआ है वह संस्कृति है, और इसके अलावा जो लोगों के कल्याण की जो रक्षा न कर पाए वह असंस्कृति है। और मानव कल्याण, मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, अर्थात इसमें जितना अंश कल्याण का है जुड़ा हुआ है और उसमें हम अकल्याण नहीं जोड़ सकते, ये एक अविभाज्य वस्तु है। और तो यह है संस्कृति और सभ्यता में अंतर लेखक के अनुसार। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो अब हम मिलेंगे अपने
अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।